जय हिंद दोस्तों, मैं जय राणा लक्ष्य एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। पीएनएसटी एग्जाम के लिए हम लोग एंट्रेंस एग्जाम के लिए लेक्चर डेली रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अधिकांश लेक्चर हम लोग यूट्यूब में फ्री देने की कोशिश करेंगे और टेस्ट सीरीज और अन्य लेक्चर के लिए आप ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ये है हमारे लक्ष्य एकेडमी के गौरव जो आपको दिख रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर सारे एसआई टीचर सूबेदार सिलेक्टेड स्टूडेंट एसएससी में हाई कोर्ट में सारे सिलेक्टेड हमारे स्टूडेंट हमारे गौरव यहाँ दिख रहे हैं आपको। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ये पीएनएसटी एग्जाम में सिलेक्टेड मतलब विगत 4 वर्षों में पीएनएसटी परीक्षा में लगभग 98+ स्टूडेंट सिलेक्टेड है पीएनएसटी एग्जाम में। अब हम लोग बात करते हैं फिजिक्स सब्जेक्ट में, बेसिकली सिलेबस पे आते हैं। तो हम बात करते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वह क्या होती है। वैसे फिजिक्स में जो सिलेबस दिया है पीएनएसटी में वह यूनिट और डायमेंशन से दिया हुआ है, लेकिन हम आज जो पढ़ेंगे बेसिकली फिजिकल क्वांटिटियां। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? वे क्वांटिटी जिनका मापन किया जा सके, वे क्वांटिटी जिनका मापन किया जा सके, वे क्वांटिटियां क्या कहलाती है? भौतिक राशि कहलाती है। लाइक दिस आप लोगों ने देखा होगा कि दुख और जो सुख होता है यह भौतिक राशि नहीं है, क्योंकि हम अपना दुख परसेंटेज में व्यक्त नहीं कर सकते। हमने न किसी को बताया है और न ही किसी से इस प्रकार परसेंटेज में सुना है। जैसे जड़त्व जो होता है, इनर्शिया होता है, वह भौतिक राशि नहीं है, वह एक अंतर्निहित गुण है, इनहेरिएंट क्वालिटी है। वह अंदर से जो फीलिंग्स होती है वह क्वालिटी है जो किसी पार्टिकल की पोजीशन में चेंज करने का विरोध करता है। तो वे क्वांटिटियां या वे राशियां, वे क्वांटिटी जिनका मापन किया जा सके, वे क्वांटिटी जिनका मापन किया जा सके वह क्या कहलाती है? मेजरमेंट किया जा सके, वह राशि क्या कहलाती है? भौतिक राशि के नाम से जानी जाती है, पीक्यू कहलाती है। मापन किया जा सके, मापन किया जा सके, वे राशियां क्या होती है? भौतिक राशि होती है। लाइक दिस एक मार्कर दिख रहा है, ये मार्कर यानी मींस ये पेन क्या है? एक भौतिक वस्तु है, लेकिन इसकी जो लेंथ होगी वह क्या होगी? भौतिक राशि होगी। तो इस समय हम बात करते हैं, लाइक दिस एग्जांपल ले लिया हमने, एग्जांपल में ले लिया भौतिक राशि, क्या ले लिया? इस मार्कर की लेंथ ले ली, कितना ले लेते हैं? मान लो 15 सेंटीमीटर। दोस्तों आप लोगों को पता है यहाँ लिखा हुआ है एक फिजिकल क्वांटिटी L है और यहाँ पर जो 15 लिखा हुआ है वह क्या है? मैग्नीट्यूड है और सेंटीमीटर क्या है? एक यूनिट है। मींस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करना हो तो हमें क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड और यूनिट। क्लियर है? हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करना हो तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण और मात्रक की आवश्यकता होती। तो हम लिख सकते हैं फिजिकल जो क्वांटिटी होगी, फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वह होती है मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। जनरली अब देखते हैं हम लोग परिमाण और मात्रक। तो भौतिक राशि को हम लोग Q से व्यक्त करें, Q इक्वल क्या लिख सकते हैं? परिमाण मतलब N और यूनिट क्या होगा? U। मतलब Q इक्वल क्या होगा? NU। If a physical quantity is a constant, physical quantity constant कैसे? आपने देखा एक बोर्ड है, इस बोर्ड की हमने लेंथ मेजर किया, एक बार SI में और एक बार CGS में। बताइए दोनों टाइम हमने क्या मेजर किया है? लेंथ। बताइए लेंथ क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ या नहीं हुआ? हमने क्या किया? If Q is a constant, यदि Q क्या है? कांस्टेंट है। जब Q कांस्टेंट होगा तो NU भी क्या होगा? कांस्टेंट। क्लियर है? NU भी कांस्टेंट होगा। जब NU कांस्टेंट तो हमें पता है, लिख सकते हैं हम लोग N इक्वल कांस्टेंट, बताइए आप लोग Q, मतलब N इक्वल कांस्टेंट अपॉन U। बताओ कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट को क्या लिखते हैं बेटा? ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मींस हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन लिखेंगे, U अपॉन में आ जाएगा। तो बताओ U का N के साथ क्या रिलेशन है?
बताइए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर? तो अब बताओ, यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या होगा, लार्ज होगा, तो बताइए इसका परिमाण कैसा होगा, लेस होगा या नहीं होगा। और इसका इनवर्स भी ट्रुथ है, सत्य है। बताइए, यदि यूनिट क्या है, लेस है, लार्ज मतलब छोटी है, जिसका मात्रक छोटा होगा उसका परिमाण क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर है? एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में हम लोग ये देखते हैं कि हमने क्या किया, एक बार मास ले लिया किसी भी बॉडी का और मास को हमने मेजर किया। मास को हमने लिखा एसआई, एक किसी बॉडी का मास क्या है, 1 kg, काय में है इन एसआई, काय में है इन एसआई। क्लियर है? और हमने क्या किया, सेकेंड टाइम उसी मास फिजिकल क्वांटिटी को सीजीएस में मेजर किया। जब एसआई में किया तो क्या था, 1 kg, और जब सीजीएस में किया तो क्या था, क्या हुआ, 1000 ग्राम। तो इस समय क्या होगा, हम लोग इसे कहेंगे सीजीएस। यहां स्पष्ट आपको देखने में आएगा, कैसे आपको ये बात स्पष्ट होगी कि जो एसआई और सीजीएस है, बताइएगा, यदि जिसका मात्रक, एसआई मात्रक बड़ा होता है, सीजीएस बताओ एसआई, तो एस जिसका मात्रक बड़ा होगा उसका परिमाण छोटा होगा, और जिसका मात्रक छोटा होगा उसका परिमाण बड़ा होगा। क्लियर है? जिसका मात्रक बड़ा उसका परिमाण छोटा, और यदि मात्रक छोटा तो उसका परिमाण क्या होगा, बड़ा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये जो रिलेशन होगा वह ट्रुथ होता है, सत्य होता है, समझ में आता है यहाँ पर। तो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में देखते हैं बेटा, जनरली जो क्वांटिटी होती है हम लोग लिखते हैं, 2 टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटियां होती है। एक होता है स्केलर, मींस अदिश राशि, स्केलर मींस अदिश राशि, और सेकंड होगा स्केलर क्वांटिटी मींस अदिश, और दूसरा होता है फिजिकल क्वांटिटी, ये होता है वेक्टर, और वेक्टर मींस हम लोग कहेंगे सदिश। ये होता है सदिश और ये होगा अदिश। क्लियर है? इसके बाद हम लोग डिटेल में देखते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को। जनरली स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है समझते हैं। देखिएगा, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग लेकर चलते हैं कि क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती है, तो जनरली 2 टाइप्स की होती है। वैसे हमें पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स, स्केलर एंड वेक्टर। ओके, स्केलर क्वांटिटी वे होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, मींस परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड मींस परिमाण होगा, और दिशा क्या होती है बेटा, यहां पर अब्सेंट होती है। दिशा मीन्स डायरेक्शन, मतलब यहां परिमाण प्रेजेंट होता है और डायरेक्शन क्या होती है, एब्सेंट। वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन होती है, लेकिन हम आगे वेक्टर फॉर्म में समझेंगे कि वह कैसे। तो हम समझते हैं कि स्केलर वे क्वांटिटी जिसमें परिमाण होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। लाइक दिस एग्जांपल हम लोग लेकर चलते हैं। क्या होता है, लेंथ मीन्स लंबाई, डिस्टेंस मीन्स दूरी, वर्क मीन्स कार्य, एनर्जी मीन्स ऊर्जा, पावर मीन्स शक्ति, पोटेंशियल, पोटेंशियल मीन्स विभव, ईटीसी। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वेक्टर वे क्वांटिटियां होती है। वेक्टर वे क्वांटिटी जिसमें क्या होता है, परिमाण भी होता है, और साथ ही साथ परिमाण मींस मैग्नीट्यूड भी होगा, और क्या होगा, मैग्नीट्यूड के साथ क्या होगी, डायरेक्शन, और डायरेक्शन के साथ क्या होगा, साथ ही साथ डायरेक्शन मींस दिशा, और साथ ही साथ वह किस लॉ को फॉलो करता है, वह वेक्टर्स अलजेब्रिक लॉ को फॉलो करता है। वेक्टर अलजेब्रिक
एल्जेब्रिक लॉ को फॉलो करता है, यदि वह सदिश बीजगणितीय नियम का पालन करता है, हम लोग इजीली कह सकते हैं कि वह वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, साथ ही साथ वह सदिश बीजगणितीय नियम का पालन करता है। ऐसी भौतिक राशि को हम लोग क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। तो इस समय हम लोग बात करते हैं, यदि डायरेक्शन है और वह अलजेब्रिक लॉ को फॉलो नहीं करता, जब वह अलजेब्रिक लॉ को फॉलो नहीं करता तो वह स्केलर क्वांटिटी होगी। आपको पता होगा एग्जांपल में हम लोग इस जैसे इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, बशर्त आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, तो क्या होना चाहिए? वेक्टर होना चाहिए। लेकिन यह अलजेब्रिक लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए यह कहां रखा जाता है? इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर क्वांटिटी में। इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट कहां रखी जाती है बेटा? बताइए, स्केलर क्वांटिटी में। कंफर्म है? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या है? एक अदिश राशि है। क्लियर है? अब हम लोग चर्चा करते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी में एक फर्स्ट एग्जांपल बेसिकली होता है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट मींस क्या होगा? बताओ। डिस्प्लेसमेंट मींस विस्थापन। उसके बाद द रेट ऑफ द चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम व्हिच इज कॉल्ड ऑलवेज वेलोसिटी। मतलब समय के साथ विस्थापन में जो परिवर्तन होता है वह क्या होता है? वेग। मींस वेलोसिटी भी कौन सी क्वांटिटी है? वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग एक्सेलरेशन की। और एक्सेलरेशन जो होता है वह त्वरण, और त्वरण क्या होगा बेटा? एक्सेलरेशन मींस त्वरण। तो इस कंडीशन में हम लोग बात करते हैं कि द रेट ऑफ द चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हिच इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब समय के साथ वेग में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग त्वरण कहते हैं। साथ ही साथ हम लोग बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होती है, जैसे हम लोग फोर्स की बात करें, मोमेंटम की बात करें, एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय त्वरण की बात करें, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण। अब कोणीय त्वरण की बात करें तो इस समय ईटीसी और बहुत सारे एग्जांपल वेक्टर क्वांटिटी में आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम लोग समझते हैं कि वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, यह एक स्पेशल मतलब सिलेबस में नहीं है, बशर्त ये आज टॉपिक में हमें काम आएगा। और हमें पता होना चाहिए कि पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, हमें क्वेश्चंस करने के लिए, हमें सदिशों को समझने के लिए। तो हम समझते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला टाइप्स देखते हैं दोस्तों, समान सदिश। क्या होता है? समान सदिश, इक्वल वेक्टर। समान सदिश मींस क्या होगा? इक्वल वेक्टर। तो ये इक्वल वेक्टर क्या होता है इसको समझते हैं। तो इक्वल वेक्टर का मतलब होता है, बताइए, सदिश क्या होते हैं? जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। तो बताओ समान का मतलब क्या होगा? बताइए, समान का मतलब है कि ऐसे सदिश जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, परिमाण और दिशा दोनों समान होंगे। कहने का मतलब हुआ कि इसमें परिमाण भी और दिशा, परिमाण भी क्या होगा भाई? समान होगा, और दिशा भी क्या होगी? समान। मतलब परिमाण और दिशा दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। डायरेक्शन भी क्या होगी? सेम। तो बताओ ये भी क्या होगा? समान। परिमाण भी समान है और दिशा भी समान है। इजीली हम लोग कह सकते हैं कि ये कौन सा वेक्टर होगा? एक इक्वल वेक्टर होगा। समझते हैं, आइए। यदि ये वेक्टर ए है और इसका मैग्नीट्यूड क्या है? ए। अब मान लेते हैं इसकी मतलब जो लेंथ होगी, जनरली हम लोग मैग्नीट्यूड लेकर चले, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर। क्या ले लेते हैं? 10 सेंटीमीटर। और सेकेंड वेक्टर ले लेते हैं। सेकेंड वेक्टर क्या होगा? वेक्टर बी होगा। वेक्टर बी
इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा 10 सेंटीमीटर। बताओ दोनों की डायरेक्शन क्या है, राइट हैंड साइड सेम है या नहीं, और दोनों का मैग्नीट्यूड, इसका भी मैग्नीट्यूड 10 है तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम, मतलब इनकी जो डिस्टेंस होगी ये इक्वल क्या लिख सकते हैं b, मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वह सेम होगा और ये क्या होगा एक समान सदिश होगा जिसमें दोनों, अच्छा बताओ इस समान सदिश में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम, तो एंगल क्या होगा देखो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये दोनों मेरे हैंड देख रहे हैं आपको, तो ये कैसे है पैरेलल, जब ये दोनों पैरेलल होंगे, जब दोनों पैरेलल और सेम डायरेक्शन में होंगे तो एंगल क्या होगा भाई 0 डिग्री होगा या नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट, तो इस समय एंगल क्या होगा 0 डिग्री। अब हम सेकेंड वेक्टर की बात करें तो सेकेंड वेक्टर क्या होता है बेटा असमान सदिश, तो जब असमान सदिश की बात करते हैं तो ये असमान सदिश क्या होगा, तो असमान के मीनिंग ऐसा नहीं, आप लोगों को पता है, हमने सोचा कि समान सदिश में परिमाण और दिशा दोनों समान है, बताओ असमान सदिश में परिमाण और दिशा दोनों समान होंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा सोचना नहीं हमें, ये क्या होगा नॉन इक्वल वेक्टर, तो जब नॉन इक्वल वेक्टर की हम लोग बात करते हैं, असमान सदिश की बात करते हैं, तो इसमें मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड मींस परिमाण क्या होता है इक्वल, परिमाण क्या होगा मैग्नीट्यूड होगा इक्वल और डायरेक्शन क्या होगी बेटा अपोजिट, तो इसकी डायरेक्शन होती है अपोजिट मींस विपरीत और परिमाण क्या होता है इक्वल। तो अब हम बात करते हैं कि जब दोनों की परिमाण क्या है सेम, बताओ यदि वेक्टर a इक्वल टू क्या है a है तो वेक्टर b की डायरेक्शन क्या होगी बेटा अपोजिट होगी, होगी या नहीं होगी बताइए जल्दी से, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी लाइक दिस, इसका परिमाण हम लोग b ले लेते हैं, यदि यह 10 सेंटीमीटर है तो यह भी कितना होगा 10 सेंटीमीटर, मींस हम लिखने के लिए हम लोग बताओ वेक्टर a इक्वल क्या लिख सकते हैं माइनस वेक्टर b, मींस सदिशों की दिशा को हमेशा किससे व्यक्त करते हैं, यदि अपोजिट डायरेक्शन है तो इसको नेगेटिव लेते हैं। अब बताइए हम लोग जब चर्चा करें तो इस समय क्या हो जाएगा, देखते हैं हम लोग, यदि हम बात करते हैं कि दोनों के बीच एंगल क्या हुआ, बताओ इसका मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं, लेकिन एक की डायरेक्शन क्या है राइट हैंड साइड तो दूसरे की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड, तो बताइए यदि इस डायरेक्शन दोनों के हैं, अब मैं बताओ दोनों हैंड कैसे, एक राइट हैंड साइड है तो दूसरा क्या है लेफ्ट हैंड साइड, तो एंगल क्या हुआ, एंगल हुआ 180, थीटा की वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री, कंफर्म हुआ। तो ये होते हैं असमान सदिश जिसकी डायरेक्शन यदि अपोजिट है तो एंगल क्या होगा 180। इसके बाद हम लोग थर्ड वेक्टर पढ़ेंगे, थर्ड वेक्टर में हम लोग देखते हैं समांतर सदिश, थर्ड वेक्टर में हम लोग क्या देखेंगे बेटा समांतर सदिश, तो समांतर सदिश क्या होते हैं इसकी हम लोग चर्चाएं करते हैं। समांतर सदिश का मतलब वे सदिश पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, समांतर सदिश का मतलब होता है इसमें जो डायरेक्शन होगी, यानी इसमें जो डायरेक्शन होगी दोनों सदिशों की डायरेक्शन क्या होगी इक्वल होगी, मतलब समान होगी, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा वह क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई, मतलब पॉजिटिव मल्टीप्लाई, कहने का मतलब सुनिएगा समझिएगा, यदि ये वेक्टर a है, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, यदि ये वेक्टर a है लाइक दिस, ये वेक्टर a होगा और जब वेक्टर a इसका मैग्नीट्यूड क्या है बेटा a स्मॉल a, और सेकंड वेक्टर इसकी डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है,
बताओ इसका यदि मैग्नीट्यूड 5 मीटर है तो इसको वेक्टर हमने क्या मान लिया, b मान लिया, तो इसका मैग्नीट्यूड हमने प्लस a मान सकते या नहीं मान सकते। यदि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 5 मीटर, तो बताओ ये 5 से प्लस होगा या नहीं होगा। इजीली हम लोग कह सकते हैं ये 5 से लार्ज होगा, 5 प्लस होगा, तो a प्लस a मतलब प्लस 5 मीटर। क्लियर है। तो बताइए समांतर सदिश में जो एंगल बनेगा वह कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। याद रखना है समांतर सदिश में कितने डिग्री का एंगल बनता है। हम लोग ने समझ में आ गया बेटा, समांतर सदिश क्या होंगे, जिसमें डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम दिख रहा है। मैग्नीट्यूड क्या होगा, यदि इसका मैग्नीट्यूड यदि a है तो इसका होगा प्लस a मतलब पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई। तो इस समय हम लोग फोर्थ वेक्टर की बात करें तो फोर्थ वेक्टर क्या होगा, प्रति समांतर सदिश। क्या होगा भाई, प्रति समांतर सदिश मींस एंटी पैरेलल वेक्टर। तो एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं इसको समझते हैं। एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, तो एंटी पैरेलल वेक्टर में क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। एंटी का मतलब बताओ, एंटी का मतलब क्या होता है, अपोजिट होता है नहीं होता, क्लियर है। एंटी पैरेलल डायरेक्शन अपोजिट। अब बताओ कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, मींस परिमाण क्या होगा। तो जब हम लोग परिमाण की चर्चा करेंगे तो इस समय इसका परिमाण होता है बेटा नेगेटिव मल्टीप्लाई। क्या होगा, नेगेटिव मल्टीप्लाई। तो इस समय ये होगा नेगेटिव मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। अब इस वेक्टर को समझे, वेक्टर फॉर्म में समझते हैं। ये क्या होगा कि लाइक दिस एक वेक्टर ये है और वेक्टर ये है, इसका मैग्नीट्यूड हमने a ले लिया, मतलब हमने ले लिया 7 मीटर। कितना ले लिया, 7 मीटर। अब बता दूसरा वेक्टर होगा तो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। मींस यदि इसको वेक्टर b कह दिया तो इसका मैग्नीट्यूड b, मतलब यदि b न लेते हुए हमने क्या लेते बेटा, बताओ। दोनों इस एक राइट हैंड साइड जा रहा है तो दूसरा लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, दोनों के बीच एंगल क्या हुआ, 180। थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अब दोनों की डिग्री जब 180 है तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा -a होगा, मींस वैल्यू क्या होगी, -7 मीटर। कैसे, नेगेटिव मल्टीप्लाई। इन नेगेटिव का मीनिंग क्या है, डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। याद रहे सभी को। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वेक्टर की। तो नेक्स्ट वेक्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, मींस फिफ्थ जो वेक्टर होगा वह क्या होगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब एकांक सदिश। अब ये एकांक सदिश क्या होते हैं इसको समझिएगा। यदि कोई वेक्टर दिया हुआ है और इस वेक्टर को उसके परिमाण से विभक्त किया जाए, मतलब कोई वेक्टर है लाइक दिस, एग्जांपल में हमने क्या लिया, वेक्टर a लिया। अब वेक्टर ये है और उस वेक्टर को उसके परिमाण से, मतलब मैग्नीट्यूड से यदि डिवाइड किया जाए, मॉड से डिवाइड किया जाए, तो रिजल्टेंट वेक्टर ही क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। लाइक दिस हमने जो डेफिनेशन का, इसको यूनिट वेक्टर को, एकांक सदिश को, इकाई सदिश को हमेशा केप या हेड से व्यक्त किया जाता है। तो इस समय हमने जैसे डेफिनेशन का वैसे ही करते हैं। यदि किसी वेक्टर को लाइक दिस वेक्टर a को, लाइक दिस वेक्टर a को, जब लाइक दिस एक वेक्टर a को उसके मॉड से, मतलब मॉड ऑफ वेक्टर a से यदि डिवाइड किया जाए, तो जब वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर a से डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्टेंट वेक्टर ही क्या कहलाता है बेटा, यूनिट वेक्टर कहलाता है। अब हम लोग समझे, देखिए एक बार फिर से डेफिनेशन सुन लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी वेक्टर को उसके मॉड से, मैग्नीट्यूड से यदि डिवाइड किया जाए तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है बेटा, यूनिट वेक्टर के नाम से जाना जाता है। और आपको बात ये याद रखनी है कि जो यूनिट वेक्टर का जो मॉड होता है, यूनिट वेक्टर का जो मॉड होता है वो ऑलवेज क्या होता है, 1।
ये वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश का परिमाण हमेशा क्या होगा, 1 होगा, नाम से ही यूनिट है। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की। तो ऑर्थोगोनल मतलब अभिलंबवत एकांक सदिश, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर मतलब एकांक अभिलंबवत एकांक सदिश। तो ये अभिलंबवत एकांक सदिश क्या होते हैं इसको समझते हैं हम लोग। अभिलंबवत एकांक सदिश, तो अब बता अभिलंबवत एकांक सदिश, तो अभिलंबवत की मीनिंग क्या होती है सबसे पहले इसको समझना होगा। दोस्तों आप लोगों को पता है कि यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी लाइक दिस, हमने एक्स एक्सिस लिया और वाई एक्सिस ले लिया, 2 एक्सिस ले लिया, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे है, परपेंडिकुलर है या नहीं, लंबवत है या नहीं। यदि इनके साथ तीसरा एक्सिस इस प्रकार हो, इनके साथ तीसरा सदिश इस प्रकार हो, इस थर्ड एक्सिस इस प्रकार हो लाइक दिस जेड एक्सिस, कि x y के साथ परपेंडिकुलर, y z के साथ परपेंडिकुलर और z x के साथ क्या परपेंडिकुलर। जब मोर देन 2 वेक्टर यदि परपेंडिकुलर होते हैं इसे ही ऑर्थोगोनल के नाम से जाना जाता है, एक्सिस कहा जाता है, मतलब अभिलंबवत सदिश कहते हैं। तो इस समय अब बताइए यहाँ क्या होगा, वेक्टर x, ये होगा वेक्टर y और ये होगा वेक्टर z। तो इसको हम लोग i कैप लिख दें, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग j कैप, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग k कैप। क्लियर है? ये है i कैप, j कैप और k कैप। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर किसको, x एक्सिस जो है उसका वेक्टर क्या है बेटा, वेक्टर x। बताओ ये क्या है, i कैप, i कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर की जब चर्चा करेंगे तो i कैप जो होगा, जो i कैप होगा उसको हम लोग समझे। आई कैप क्या होता है, आई कैप का वेक्टर कौन सा है, वेक्टर x। यदि वेक्टर x को मॉड ऑफ वेक्टर x से क्या किया जाए, भाग दे दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा यही क्या होगा, यूनिट वेक्टर आई कैप। तो हम लिख सकते हैं वेक्टर x इक्वल मॉड ऑफ वेक्टर x को क्या लिख सकते हैं, x। तो बताइएगा वेक्टर x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एक्स आई कैप, लिख सकते कंफर्म है, बताइए आप लोग, वेक्टर x इक्वल एक्स आई कैप लिख सकते हैं यहां से। ठीक, उसी प्रकार j कैप, जल्दी बताओ j कैप क्या लिख सकते हैं हम लोग, जल्दी बताओ, चलो ठीक, वेक्टर y अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर y, वेरी गुड। तो क्या होगा, वेक्टर y अपॉन क्या होगा, y। क्लियर? अब बताओ इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर y इक्वल y j के। क्लियर है यहाँ तक? चलिएगा अब उसी प्रकार k के आप लोग कर लेंगे, चलो बताओ जल्दी से, वेरी गुड वेरी गुड। अब बताओ वेक्टर z अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर z, तो इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, वेक्टर z अपॉन z इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, वेक्टर z इक्वल z के। ये है। अब हम लोग चर्चा करते हैं, जनरली देखा जाए तो क्या होगा, यहां देखते हैं कि ये वेक्टर x, वेक्टर y, वेक्टर z क्या है। हम लोग यहां देखते हैं कि x y z क्या है। हम लोग यहां देखते हैं जनरली कि ये जो i कैप, j कैप और k कैप है वो क्या है। क्लियर है? चलिए आइए इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो अब बताइएगा, यदि हमने क्या कहा, यदि हमने कहा कि वेक्टर x, वेक्टर y, वेक्टर z, वेक्टर x, वेक्टर y, वेक्टर z, ये कहलाते हैं बेटा ऑर्थोगोनल पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर जिसको कहते हैं अभिलंबवत स्थिति सदिश। क्या कहेंगे, अभिलंबवत स्थिति सदिश, अभिलंबवत स्थिति सदिश।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जनरली देखते हैं कि वेक्टर x वेक्टर y सॉरी x y z क्या है, तो इसे कहा जाता है आर्थोगोनल पोजीशन। आर्थोगोनल पोजीशन मतलब अभिलंबवत स्थितियां। और जो x के i केप j केप और k केप है, तो i केप j केप और k केप जो होगा इसको हम लोग पढ़ते हैं आर्थोगोनल बोलो जल्दी से, आर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। कंफर्म, समझ में आ गया? आर्थोगोनल यूनिट वेक्टर यानी अभिलंबवत एकांक सदिश, ये होता है i केप j केप और k केप। अब इसके बाद देखो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट वेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। जब यूनिट वेक्टर समझ में आएगा तभी आपको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर समझ में आएगा। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यदि किसी वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड किया जाए तो रिजल्टेंट वेक्टर ही क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर, जिसको के या हेड से व्यक्त किया जाता है। यूनिट वेक्टर का जो मॉड होता है वो हमेशा 1 होता है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की बात करते हैं, अभिलंब एकांक सदिश की बात करते हैं, तो ऑर्थोगोनल का मतलब होता है यदि 2 से मोर देन x जो होते हैं 2 या 2 से अधिक दो सदिश या अक्ष होंगे जब एक दूसरे के साथ लंबवत होते हैं, इसे ही अभिलंबवत कहते हैं। तो i केप j केप और k केप, ठीक है। i केप की चर्चा ये। अब वेक्टर x वेक्टर y वेक्टर z जो क्या होगा, ऑर्थोगोनल पोजीशन वेक्टर होगा। x y z ऑर्थोगोनल पोजीशन, और i केप j केप k केप क्या होगा, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वेक्टर समझते हैं, ये होता है पोलर वेक्टर। तो आप बताइएगा, अब पोलर वेक्टर को समझे तो पोलर वेक्टर को हम लोग समझेंगे। अच्छा, इसके पहले हम लोग समझते हैं कि इसके पहले हम लोग ये समझे कि कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं। क्या होता है कोलिनियर वेक्टर? कोलिनियर वेक्टर इसे पढ़ते हैं हम लोग संरेखीय सदिश। क्या पढ़ते हैं? संरेखीय सदिश। तो संरेखीय सदिश क्या होते हैं, इसकी चर्चा हम लोग देखेंगे। तो संरेखीय सदिश का मतलब ये है संरेखीय सदिश, तो संरेखीय सदिश वे सदिश होते हैं जो एक ही लाइन में ड्रा होते हैं, बशर्त लेकिन एक ही लाइन में 0 डिग्री या 180 डिग्री के द्वारा व्यक्त किए जाने वाली जो लाइन होती है, जो सदिश होते हैं, उसे संरेखीय सदिश कहते हैं। कैसे? जैसे हमने देखा कि लाइक दिस कोई पॉइंट है, यहां से वेक्टर ए ड्रा किया गया है। क्या किया गया है? वेक्टर ए ड्रा किया गया है और दूसरा वेक्टर उसी लाइन पे आगे बढ़ा दिया गया है। तो बताओ कितनी लाइन हुई? 2 लाइन क्या एक लाइन? एक ही तो लाइन दिख रही है। तो बताओ एंगल क्या हुआ? 0 डिग्री। अब हमने क्या किया, यदि वेक्टर इस प्रकार है और इस लाइन को हमने पीछे ड्रा कर दिया, वेक्टर बी, तो बताओ एंगल क्या हुआ? थीटा की वैल्यू 180, मतलब 0 डिग्री और 180 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री को ड्रा करने वाला जो एंगल होता है, एन लाइन होती है। और कौन सी लाइन? केवल एक ही लाइन। ये भी एक लाइन है और ये क्या है? सेकेंड लाइन। तो इस समय हम लोग कह सकते हैं यही क्या करता है, कोलिनियर वेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वेक्टर जो होगा वह होता है, कोलिनियर वेक्टर के बाद हम लोग पढ़ते हैं पोलर वेक्टर, मींस ध्रुवीय सदिश। ध्रुवीय सदिश को ऐसा ना समझे भाई कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल में पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा? ध्रुवीय सदिश। जब ध्रुवीय सदिश की हम लोग चर्चा करते हैं तो इसकी मीनिंग क्या है, इसको प्रॉपर वे में समझते हैं। दोस्तों, जब किसी भी क्वांटिटी का इनिशियल पॉइंट और वर्किंग पॉइंट लाइक दिस, हमने एक टाइम टेबल बनाया स्टडी का और हमें 2 घंटा पढ़ना है। तो हमने स्टार्टिंग में जो 2 घंटा पढ़ा उसको हमने 1 मंथ के लिए हमने कंटिन्यू 2 आवर्स हमने कंटिन्यू स्टडी की। तो वह जो वर्किंग पॉइंट था आपका वह क्या है? कांस्टेंट। इसका मतलब इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु और वर्किंग पॉइंट मींस
कार्यकारी बिंदु यदि दोनों क्या है, सेम कांस्टेंट है, तो वही वेक्टर क्या कहलाते हैं, कोलिनियर वेक्टर के नाम यानी पोलर वेक्टर के नाम से जाने जाते हैं। जैसे हमने कहा इसमें इनिशियल पॉइंट क्या होगा, इनिशियल मींस पॉइंट, इनिशियल पॉइंट मींस प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु, और एंड कौन सा, वर्किंग पॉइंट, वर्किंग पॉइंट, वर्किंग पॉइंट मींस बोलो कार्यकारी बिंदु। दोनों क्या होते हैं बेटा, दोनों ही क्या होते हैं, कांस्टेंट। जब दोनों कांस्टेंट होते हैं इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर के नाम से या पोलर वेक्टर पोलर वेक्टर के नाम से जानते हैं। इसके एग्जांपल में देख लो, इसका एग्जांपल क्या होता है भाई, इसका एग्जांपल होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मींस विस्थापन, और हम लोग बल को भी कोलिनियर पोलर वेक्टर कह सकते हैं। एंड क्या होगा, फोर्स, फोर्स मींस बल, इसके एग्जांपल के तहत आते। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वेक्टर देखते हैं, ये होगा नेक्स्ट वेक्टर क्या होगा, एक्सियल वेक्टर। कौन सा वेक्टर होगा भाई, एक्सियल वेक्टर। और एक्सियल वेक्टर मतलब होता है अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश हम लोग समझते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि जब कोई पार्टिकल इस एक्सिस के अलार्म मोशन करती है, लाइक दिस फैन, जो सीलिंग फैन होता है, आप लोगों को पता होगा कि जो यदि एक रोटेशनल एक्सिस है और कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो मोशन करेगा तो ये पार्टिकल की डायरेक्शन होगी और ये क्या रोटेशनल एक्सिस होगा। तो यही बात कही गई है कि अक्षीय सदिश वे सदिश होते हैं, अक्षीय सदिश वे सदिश होते हैं जब कोई पार्टिकल एक रोटेशनल एक्सिस के अलार्म मोशन करता है। जब कोई कण एक रोटेशनल यानी घूर्णन अक्ष के अनुदिश गति करता है, तो ऐसे ही मतलब यहाँ जो फिजिकल क्वांटिटी डिस्क्राइब होती है वही अक्षीय सदिश के नाम से जानी जाती है। लाइक दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, एंगुलर इंपल्स, कोणीय आवेग, बल घूर्ण टार। इस समय हम लोग इस बहुत अच्छे सदिश के रूप में इन्हें समझते हैं। आइएगा हम लोग देखें कि ये मतलब कैसे फाइंड आउट की जाती है। तो इनकी जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, इसमें डायरेक्शन हमेशा राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट की जाती है। राइट हैंड थंब रूल्स, तो राइट हैंड थंब रूल्स से फाइंड आउट करने का मतलब है, समझिए, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। दोस्तों आपको पता है ये क्या होता है, राइट हैंड, ये क्या होता है, थंब, और ये होती है फिंगर्स। तो ये जो फिंगर्स होंगी ये किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, फिंगर्स जो होगी वह पार्टिकल की डायरेक्शन को शो करेगा, और थंब एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन को शो करेगा। दोस्तों आपको पता होगा कि जब कोई पार्टिकल एक्सिस के अलार्म मोशन करेगा तो टू टाइप से मोशन कर सकता है, एक तो क्लॉकवाइज और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज। समझते हैं, आइए अब बताओ कि कोई प्लेन है और इस प्लेन में क्या कर रहा है, कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो पार्टिकल टू टाइप से मोशन कर सकता है। दो हम लोग प्लेन ले लेते हैं और दोनों प्लेन में हम लोग पार्टिकल को एक क्लॉकवाइज और दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज मोशन करवाते हैं। ये एक रोटेशनल एक्सिस, ये एक रोटेशनल एक्सिस होगा। अब बताइए कि पार्टिकल कौन सी मोशन कर रहा है भाई, क्लॉकवाइज कर रहा है, नहीं कर रहा है। जब क्लॉकवाइज मोशन करेगा इसे हिंदी में क्या कहते हैं, याद रखना है, दक्षिणावर्त। क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त। और यहां पर पार्टिकल कौन सी मोशन करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मींस इसे कहते हैं वामावर्त। इसे क्या कहते हैं बेटा, वामावर्त, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि जब पार्टिकल क्लॉकवाइज मोशन करेगा तो ये फिंगर्स की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। चलो इसको घुमाओ, क्लॉकवाइज है या नहीं, बताओ। क्लॉकवाइज है तो थंब की डायरेक्शन कहां है बेटा, इन द प्लेन, मतलब तल के लंबवत अंदर की ओर।
तो अंदर की ओर यानी बोर्ड में अंदर की ओर होगी क्या, अंदर की ओर का मतलब हम लोग क्या समझेंगे, नीचे की ओर। तो ये किसकी डायरेक्शन है बेटा, एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन है, एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन। और ये क्या होगा, रोटेशनल एक्सिस मतलब घूर्णन अक्ष, ये क्या होगा, घूर्णन अक्ष, याद रखिएगा। तो यहां पर क्या होगी डायरेक्शन, तल के लंबवत अंदर की ओर, इन साइड द प्लेन, मतलब तल के लंबवत अंदर की ओर, याद रखिए। अब यहां कौन सी मोशन कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। बताओ फिंगर्स की डायरेक्शन को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमा ले, ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, तो बताओ एंटी क्लॉकवाइज मोशन करेगा तो थंब की डायरेक्शन कहां है, थंब की डायरेक्शन तल के लंबवत बाहर की ओर है या नहीं, बिल्कुल। तो बताओ बाहर की ओर मतलब ऊपर की ओर, ये कौन सा एक्सिस होगा, ये होता है घूर्णन अक्ष, एक रोटेशनल एक्सिस, और ये क्या होगा, अक्षीय सदिश, मींस हम लोग इसे कहेंगे एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन। क्लियर है भाई, यहां पर डायरेक्शन क्या होगी, तल के लंबवत बाहर की ओर, आउटसाइड द प्लेन, मतलब तल के लंबवत बाहर की ओर, याद रखिएगा। तो इस समय हम लोग याद करते हैं कोणीय विस्थापन की दिशा, कोणीय वेग की दिशा। जनरली ये जो अक्षीय सदिश जितनी भी होती है इनकी दिशा राइट हैंड थंब रूल्स से फाइंड आउट की जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। देखते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्क्राइब किया, उसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमने भौतिक राशि देखी, वे क्वांटिटी जिनका मापन किया जा सके, जिनका मेजर किया जा सके, जिनका मेजर किया जा सके, जिसको मेजर कर सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं, हम कहते हैं कि ये कौन सी क्वांटिटी है भाई, ये कौन सी क्वांटिटी होगी, ये क्वांटिटी होती है फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी एग्जांपल ले लिया, एक लेंथ, लेंथ क्या लिया बेटा 15 सेंटीमीटर, तो 15 क्या है यहाँ पर मैग्नीट्यूड, और सेंटीमीटर क्या है यूनिट, तो L इक्वल 15 सेंटीमीटर। फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड, अच्छा फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए क्या क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड और यूनिट, परिमाण और मात्रा। Q इक्वल N हो गया, Q इज अ कांस्टेंट, तो N का U के साथ क्या रिलेशन होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसका यूनिट लार्ज होगा उसका मैग्नीट्यूड लेस होगा, जिसका यूनिट लेस होगा उसका मैग्नीट्यूड लार्ज होगा। एग्जांपल में देखा हमने क्या किया, एक फिजिकल क्वांटिटी का मास ले लिया, तो मास में 1 kg लिखा, तो SI में क्या होगा 1 kg, और CGS में उसी को क्या लिख सकते हैं 1000 ग्राम। तो इस समय बताओ किलोग्राम यूनिट जो है वो कैसा है, ऐसा यूनिट पता है आपको, लार्ज होता है। यदि मात्रक बड़ा है तो उसका परिमाण छोटा है, और इसका मात्रक छोटा है उसका परिमाण बड़ा है। देखते हैं उसके बाद हम फिजिकल क्वांटिटी, जनरली फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप्स की, स्केलर और वेक्टर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि वेक्टर और स्केलर में हमने ये देखा कि वे क्वांटिटियां जिनमें मैग्नीट्यूड पाया जाता है डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन और साथ ही साथ वह अलजेब्रिक लॉ को फॉलो करता है, सदिश बीजगणितीय नियम का पालन करता है, वह सदिश क्वांटिटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करते हैं। पहला देखते हैं समान सदिश। अब जब समान सदिश की बात करें तो हम देखते हैं कि समान सदिश क्या होते हैं, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों समान होते हैं, समान सदिश कहलाते हैं। और असमान सदिश का मतलब होता है कि जिसमें मैग्नीट्यूड सेम होता है, परिमाण समान होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है अपोजिट, एंगल क्या होगा 180, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वेक्टर को देखते हैं समांतर सदिश। ऐसे सदिश जिसकी डायरेक्शन इक्वल होती है, सेम होती है, मैग्नीट्यूड क्या होता है पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई, मतलब कहने का मतलब है कि इसकी डायरेक्शन राइट हैंड साइड है तो वेक्टर बी की डायरेक्शन राइट हैंड साइड होगी, दोनों के बीच एंगल क्या होगा थीटा डिग्री। कंफर्म है, प्रति समांतर इनके बीच दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, इनके बीच एंगल होगा 180 डिग्री। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर वे होते हैं यदि किसी वेक्टर को उसके परिमाण से, उसके मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब करते हैं, डिराइव करते हैं, विभाजित करते हैं, तो वह वेक्टर जो होता है वह यूनिट वेक्टर होता है। और यूनिट वेक्टर को हमेशा कैप या हेड से व्यक्त किया जाता है, याद रखिएगा। इसका परिमाण हमेशा क्या होगा 1 होगा। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर वे वेक्टर होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सदिश एक दूसरे के साथ क्या होते हैं लंबवत होते हैं। तो हमने देखा वेक्टर x, वेक्टर y, वेक्टर z ऑर्थोगोनल पोजीशन वेक्टर।
एक्स वाई जेड ऑर्थोगोनल पोजीशन, आई कैप जे कैप और के कैप क्या होगा बेटा, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो एक्सियल कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जो एक ही लाइंस में 0 डिग्री या 180 डिग्री को व्यक्त करते हैं, कोलिनियर वेक्टर के नाम से जाने जाते हैं, जिसे संरेखीय सदिश कहते हैं। तो एंगल यदि वेक्टर ये है और वेक्टर ए को आगे बढ़ाया जाए तो ये एक ही लाइन होगी जिसमें थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, और एक वेक्टर ये है और इस लाइन को पीछे बढ़ाया जाए तो एंगल होगा 180 डिग्री, जिसमें थीटा की वैल्यू क्या होगी 180। पोलर वेक्टर ध्रुवीय सदिश इनिशियल पॉइंट और वर्किंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट, तो इसे पोलर वेक्टर के नाम से जानते हैं। एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, एग्जांपल क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये क्या होता है, एक्सियल वेक्टर। तो एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं, एक्सियल वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं यदि कोई पार्टिकल एक एक्सिस के अलांग मोशन करता है तो वहां जो रिप्रेजेंट वेक्टर होते हैं, जैसे कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, बल, आघूर्ण, कोणीय संवेग, कोणीय आवेग, इसकी डायरेक्शन हमेशा राइट हैंड थंब रूल से निकाली जाती है, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से निकाली जाती है। तो पार्टिकल टू टाइप्स की मोशन करता है, एक तो क्लॉकवाइज, दूसरी कर सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान दीजिएगा जब क्लॉकवाइज मोशन करेगा तो एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन यानी तल के लंबवत अंदर की ओर, और जब वह एंटी क्लॉकवाइज मोशन करता है तो तल के लंबवत बाहर की ओर। क्लियर है, ये बस कुछ नहीं, अपने हैंड को चलाना है। यहाँ क्या बेटा, क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है और यहाँ एंटी क्लॉकवाइज बाहर। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।